ठीक है, चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 इंट्रो पार्ट विद एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 2, आपको प्रूव करना है कि एक इर्रेशनल नंबर है। 4 नंबर का बोर्ड में हर साल रखे क्वेश्चन आते हैं, या तो रूट 2 या रूट 3 या रूट 5, बस एक समझ लो आप, बस ठीक, एक समझ लो। अच्छा, इसका प्रूफ बताने से पहले जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इंट्रो, तो एक्सरसाइज 1.2 जो लेटेस्ट सिलेबस है, पुरानी वाली बुक में ये एक्सरसाइज 1.3 थी, तो इसका प्रूफ करने से पहले आपको 2 बातें आनी चाहिए नॉलेज के लिए और नंबर के लिए भी। 2 बातें आपको आनी चाहिए। एक आपको आना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन की बात अगर हम करें कि जो बात मैंने बोली है जस्ट उसका उल्टा, वो होता है कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, अच्छे समझना ये चीज़। जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने कहा प्रूफ करो कि ये बंदा होशियार है, मैंने कहा प्रूफ करो कि ये लड़का होशियार है। अब आपने प्रूफ कर दिया कि ये लड़का गधा नहीं है, मतलब होशियार है। हमने जो बोला आपने वो प्रूफ नहीं किया, उसका उल्टा जाके प्रूफ कर दिया, क्या चमका। अब मैथ्स में समझो, मैंने आपसे बोला कि ये ट्रायंगल है, मैंने कहा प्रूफ करो कि ये एंगल 90 है, मान लो मैंने कहा प्रूफ करो कि ये एंगल 90 है, और आप चल रहे हो मेरे कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब जो मैं कह रहा हूँ मेरे उल्टे चल रहे हो, लेकिन प्रूफ वही करोगे। तो आपने क्या प्रूफ किया, ये एंगल 90 है, प्रूफ करना था, बट आपने प्रूफ कर दिया कि इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। सही बात है ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। पक्की बात है सर। तो ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जिसका इसमें यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होगा उल्टा, हमने जो सोचा था उसका जस्ट एकदम उल्टा, बट प्रूफ वही हुआ। चलो जी, दूसरी चीज़ देखो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ा है, उसका एक और एप्लीकेशन का यूज़ है। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई भी एक नंबर है, मैंने कहा मान लो 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, समझना इसको बहुत अच्छे से, इसका यूज़ भी है और नॉलेज के लिए बना चाहिए। कह रहे 2 है ना, वो डिवाइड्स करता है 4 स्क्वायर को। 4 स्क्वायर बोले तो 16, मतलब 2 का डिवाइड अगर हम 16 में करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो। इसी चीज़ को समझ लो, बड़ी प्यारी और बड़ी सिंपल सी चीज़ है। कह रहे 2 का डिवाइड अगर 4 स्क्वायर में हो रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। है तो सिंपल चीज़, कहने को सिंपल ही है, बट ये किसने बताई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है, ये 2 बातें आप लोग जान लो कि कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स होता है जो मैंने कहा उसका एकदम उल्टा, हमने जो सोचा था उसका एकदम उल्टा। ठीक है, और 2 अगर डिवाइड करता है 4 स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा 4 को भी। क्लियर है जी, ये बेसिक सी बात है, ये बेसिक सा एग्जाम कि 2 का डिवाइड अगर 16 में जाएगा तो 2 का डिवाइड 4 में भी जाएगा। तो ये किसने बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये 2 बातें हमको आनी चाहिए इसके प्रूफ करने के लिए। अच्छा, क्लास 9th में अगर हम जाएं, एक्सरसाइज 1.2 में आपको याद आ रहा होगा कि रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया था, याद आ रहा होगा ना। ठीक है, वहाँ पे हमने रूट 2 और रूट 3 को इर्रेशनल नंबर बोला था। क्या बोला था, इर्रेशनल नंबर, लेकिन प्रूफ नहीं किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो हमने कैसे बताया था आपको, मैंने कहा यार रूट 2 की वैल्यू निकालोगे 1.4142 डॉट डॉट आता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक आएगा और किसी का रिपीटेशन नहीं होगा, तो ये हमारा रूट 2 इर्रेशनल नंबर है, बट हमने प्रूफ नहीं किया था। आज हम लोग उसका प्रूफ करेंगे कि भाई साहब रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, और ये बोर्ड में 4 नंबर का रखा आता है, और जैसा मैं लैंग्वेज में लिखूं उसी लैंग्वेज में आप करना। बुक की लैंग्वेज मत करना, वो थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। देसी लैंग्वेज में लिखेंगे नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। चलिए जी, आ जाइए। कह रहे हैं प्रूफ करो कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है सर, बड़ा मज़ा आएगा इसमें आपको। तो ना कभी हमसे प्रूफ नहीं होगा, हमसे प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इर्रेशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इर्रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब आएगा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूव करना है हमको कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, बट हमने क्या लेट कर लिया कि रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। इज़ अ, समझ रहे हो ना कि भाई साहब बोला था कि प्रूफ करो इर्रेशनल, हमने लेट कर लिया कि ये रैशनल है, क्योंकि हम रैशनल को तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल को लिख ही नहीं सकते। क्लियर है ना। तो उल्टा इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन।
ये जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसके जस्ट अपोजिट को हम प्रूव करने चल रहे हैं। ठीक है सर, चलिए जी। तो अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों हमने ये लेट कर लिया है। ठीक है, तो √2 इज इक्वल्स टू P/Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। भाई साहब, जब भी आपकी ये कॉपी चेक होगी बोर्ड में तो टीचर सबसे पहले आपका ये लाइन देखेगा, ये लाइन कि बच्चे ने ये लिखा है या फिर नहीं लिखा है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। कह रहे हैं कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है 8th क्लास में, तो नॉर्मल बच्चे बोलेगा नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर Q इज़ नॉट जीरो। यही पढ़ी है, बड़ी अधूरी डेफिनेशन है। आप जाके देखना बुक्स में, NCERT बुक्स, वहाँ लिखा है कि P एंड Q आर मस्ट बी इंटीजर। P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो कभी हमारे डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे -1, 0, 1, 2, 3। सर ये कोप्राइम क्यों लगाया? अब एक बात सुनो, कोप्राइम का मतलब 4/6 रैशनल नंबर है ना, रैशनल, पक्की बात P/Q की फॉर्म। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अभी ये और कैंसिल होगा। देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा, आंसर क्या आ गया? 2/3। तो 2/3 भी रैशनल नंबर है, लेकिन 2 और 3 दोनों इंटीजर हैं। हाँ जी बिल्कुल है। और देखो 2 और 3 कोप्राइम भी हैं, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे आपको बोला गया P और Q ऐसे नंबर लेने हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कहने का मतलब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे एक बच्चे का आंसर आ रहा है 10/12, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताओ, इसको और सॉल्व करो। 2 5 जा 10 और 2 6 जा, तो 5/6 अब ठीक है, वरना मार्क्स आधे कट जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो कि इसके आगे अब सॉल्व नहीं होगा वो। तो P और Q ऐसे नंबर हैं जो कोप्राइम है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। कमज़ोर बच्चे के लिए बोला भैया देखो यार समझा दिया मैंने, फिर भी अगर ऊंच नीच लग रही है तो याद कर लेना। ये चैप्टर तो इसीलिए मैं एंड में कराता हूँ, रटने वाला है थोड़ा सा। चलो आ जाओ, अब एक बात सुनो। अब हमने क्या किया, वैसे आपकी बुक में A/B लिया गया, मैंने P/Q ले लिया, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं चलो A/B ले लेता हूँ। बहुत से बच्चे बुक को देख के कहेंगे ये किसी बुक में, तो टेंशन ना लो, A और B ले लो। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन, कुछ भी ले लो, CD ले लो, कुछ भी। अच्छा अब सुनो यार, ये क्या है भाई साहब? अंडर रूट है। अंडर रूट हटेगा कैसे? स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, और ये हो गया A², 20 का दोनों का स्क्वायर कर दिया। ठीक है सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार B² की वैल्यू बताओ अलग से, तो देखो क्या होगा, ये इसके नीचे 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2B² इज इक्वल्स टू A² और B² इज इक्वल्स टू A²/2। यस और नो? ठीक है सर। अच्छा दिमाग में ये चीज़ लेके चलो, A और B इंटीजर ही तो हैं, इसका मतलब A और B पॉइंट में नहीं होंगे। बहुत खुशी की बात है। अब इसको 1 लाख रुपए की बात समझाएंगे, अच्छे से समझ लो। लिखने का तो याद कर लो, बस समझने का बहुत है इसमें। A² में 2 से हमने डिवाइड किया, तो यही तो आंसर आ रहा है B²। अगर मैं कहीं पे ये लिखूं 4/2, तो इसका मतलब क्या होगा? 4 में 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है? यही तो है ना इसका मीनिंग। 2 का डिवाइड A² में किया तो आंसर क्या आ रहा है? B²। और B क्या इंटीजर है, तो ये पक्की बात है कि इसका आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है। क्या ये बात समझा पा रहा हूँ मैं? समझो, A और B इंटीजर है, बड़े प्यार से समझो, ज़्यादा टेंशन ना लो। B है यहाँ पे ना, इन दोनों का डिवाइड किया तो आंसर इंटीजर आ रहा है, मतलब पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 2 का डिवाइड इसमें पूरा गया होगा। पक्की बात है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स A²? बताओ ना, क्योंकि ये B इंटीजर है और इंटीजर कभी पॉइंट में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब 2 का डिवाइड से पूरा चला गया है, रिमाइंडर 0 आया है। क्लियर है सर? ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जब 2 का डिवाइड A² में गया तो 2 का डिवाइड किस में जाएगा? A में भी जाएगा, इसीलिए पहले बता दिया था। सो 2 डिवाइड्स A। ठीक है,
2 का डिवाइड अगर a स्क्वायर में गया है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताती है कि 2 का डिवाइड a में भी जाएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ a? 2 इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ भैया। एनसीईआरटी से अपना सॉल्यूशन एकदम अलग है, उन्होंने कहीं पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ नहीं किया क्योंकि उन्होंने वो इंट्रो पार्ट में बता दिया है, उनकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। बट टीचर जो कॉपी चेक करेगा वो इसको देखेगा आपका। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो टीचर इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरी आपकी ये सब देखे, वो 3-4 बातें देखेगा। हाँ बच्चे ने कोप्राइम इंटीजर का यूज़ किया है, फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ किया, बट ठीक है, तो इसी को समझो आप लोग। चलो अच्छा, कोई दिक्कत? चलो अच्छा, अब हम लेट करते हैं। यहाँ पे लेट ए, ये इसी के आगे है, ठीक है, इसी के आगे है। लेट ए इक्वल्स टू 2c। अब आप कहो सर यार ये क्यों लेट कर लिया? 2 मिनट दो, अपने आप तुम्हें सब कुछ समझ आएगा इसके ना, अपने आप सब कुछ समझ आएगा। इसका प्रूफ जब किया था लोगों ने तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये ज़बरदस्ती का प्रूफ है ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो समझो मैंने क्या किया, लेट ए बराबर 2c वेयर c इज ऑल्सो इंटीजर। हमने ऐसा लेट किया है c इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, सर स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है ना, इसलिए ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ए स्क्वायर और ये कितना हो गया 4c स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मैं इक्वेशन 1 से उठा के 2b स्क्वायर लिख सकता हूँ? बताओ ना, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 2b स्क्वायर 4c, ठीक है। चलो ये हो गया 2b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? c क्या है? इंटीजर। इसका मतलब 2 का डिवाइड b स्क्वायर में पूरा पूरा चला गया है, यस और नो? तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड किसको, 2 किसको डिवाइड करता है? b स्क्वायर को। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ। कोई दिक्कत? देखो ये लाइन और ये लाइन तो लगभग सेम ही चल रही है, ठीक है। अब एक बात सुनो, 2 किसका फैक्टर है? ए का। यहाँ पे ए का है, और यहाँ पे 2 किसका फैक्टर है? मतलब 2 का डिवाइड ए में भी जा रहा है और 2 का डिवाइड बी में भी जा रहा है। क्या बात समझ आ रही है? सो जो 2 है वो ए और बी में कॉमन है, यस और नो? बट हमने लिया क्या था? कोप्राइम, ए और बी में कुछ भी कॉमन, लेकिन हमने प्रूफ किया क्या कि ए और बी में कॉमन है। बात समझो, हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सॉल्व किया, और इसके सॉल्यूशन में कोई गलती भी नहीं है। नहीं, सही बात है, गलती नहीं है। तो हमने क्या दिखा दिया कि यार 2 तो ए और बी दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो ए और बी कोप्राइम नहीं है। हमने क्या लेट किया था? कोप्राइम है, तो इसका मतलब जो हमने सोचा वो गलत था। तो हमने सोचा था √2 रैशनल है, इसका मतलब रैशनल नहीं है। और दुनिया में अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो पक्की बात है इर्रेशनल तो होगा। कोई भी एक ऐसा नंबर एग्जाम्पल दो कि जो रैशनल नहीं है, तो पक्की बात है वो क्या होगा? इर्रेशनल। अब कोई बच्चा ये एग्जाम्पल मत देना कि सर 1/0 रैशनल नहीं है, तो सर क्या ये इर्रेशनल है? ये कोई नंबर ही नहीं है, इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, यस और नो? बट we let a and b are co-prime, a and b are co-prime, so our assumption is wrong. assumption means हमने जो एज्यूम किया था वो क्या होगा भाई साहब? गलत हो गया। so √2 is an irrational number. अब आपको जाके 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब समझो, एक बार फिर से देखते हैं, कोशिश करते हैं।
हमसे बोला गया था यार प्रूफ करो कि भाई तो रूट 2 एक इरेशनल है, हमको नहीं आता था प्रूफ करना, तो लोगों ने क्या नहीं यार करना है, प्रूफ करेंगे, मैथ में प्रूफ बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने कहा चलो अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने कहा रूट 2 के रैशनल नंबर मान लो, चलो ठीक है, और रैशनल नंबर a/b की फॉर्म में लिया, a और b क्या है कोप्राइम इंटीजर, ऐसा हमने लेट किया, ऐसा होता है। फिर स्क्वायर किया, हमने दिखा दिया 2 का डिवाइड a में है तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, ऐसे आगे सॉल्व किया। अच्छा हमने जब ये लेट किया तो आप ये बताओ, हमने जब ये लेट किया तो इसमें कोई गलती नहीं की ना, हमने लेट तो मैथ में करते ही हैं यार। तो अब एक बच्चा बोले सर आपने 3c क्यों नहीं किया, भाई साहब 3c अगर हम करते तो 2 का डिवाइड नहीं जाता 9 में, इसलिए हमने 2 लेट किया। अच्छा फिर दिखा दी कि 2b का भी फैक्टर है, a और b के 2 कॉमन फैक्टर आ गए, लेट किया था कोप्राइम, तो हमने जो सोचा वो गलत है, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड है ये, हमने जो सोचा वो गलत है भाई साहब, इसका मतलब रैशनल नहीं है, और कोई नंबर अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा फिर इरैशनल होगा। 4 नंबर फ्री फंड के हैं। अगर सर देख लो इसी में बता रहा हूँ, बाई चांस एग्जाम में रूट 3 आ जाए तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 पुट कर दो, क्या चमका, जहाँ जहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, बस कुछ नहीं, सब कुछ डेफिनेशन जो लिखा है सब कुछ सेम रहेगा। जहाँ 2 है उसकी जगह, अगर रूट 5 आ जाए तो जहाँ 2 है उसकी जगह बस। तो एक कर लो अच्छे से, एक बढ़िया तरीके से कर लो। बहुत से टीचर्स लोग कहते हैं, मतलब कमज़ोर बच्चों से हम भी कहते हैं कि एग्ज़ाम्स के 1 घंटा पहले रट्टा मार लो, क्योंकि 100% आना है, या तो रूट 2 आना, या रूट 3 आना, या रूट 5 आना, पेपर उठा के देख लो 20 साल का आना ही आना है। तो अगर कमज़ोर बच्चों के लिए इसको रट्टा मार लो बढ़िया तरीके से, और इन तीनों में से कोई एक आता है उसको चेप तो जाके, ये 4 नंबर फ्री फंड गए तुम्हारे ये, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, कंसेप्ट के साथ भी बताया, रटने का है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है भैया, लिख लो इसको।